ओके। सो जैसा मैंने मॉर्निंग में तुम लोग को मॉर्निंग में नहीं, कल ही शेयर किया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस स्टडीज़, करंट चैप्टर दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। और जिसमें कि आज हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं इस पिक्चर के ही साथ। अब इस पिक्चर को पहले देख के ही समझने की कोशिश करेंगे। जो हम प्रेजेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन दो को माइंड में रखते हुए अगर हम इसको देखें और ये पूछें कि ये जो सिनेरियो सामने है इसको देख के क्या लगता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है कि इनफॉर्मल है, क्या लगता है? सर इनफॉर्मल। सर इनफॉर्मल। सर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सर। कोई खास वजह इस बात को कहने के लिए कि ये इनफॉर्मल का ही पिक्चर लग रहा है? यस सर, क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग ऑफिस में हैं, ऑफिस के यूनिफॉर्म में भी हैं, तो कैसे ये इनफॉर्मल हो गया? क्योंकि ये लोग हंस रहे, बातचीत कर रहे हैं। सर वो कॉफी पी रहे हैं। ओके। ऑफिस में कॉफ़ी पीना वैसे अलाउड तो है। खैर चलो ठीक है, तुम सभी ने अपना अपना इंटरप्रिटेशन किया है। मैं बताना चाहूँगा एक पॉसिबल रीज़न जो हो सकता है। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, एक गॉसिपिंग होती हुई दिखाई दे रही है स्टाफ के बीच में, और उसमें वर्किंग टाइम में लैपटॉप ओपन है एक पर्सन का वर्किंग प्लेस पर, और साथ में दो लोग अपने आपस में बातचीत करते हुए चीयरिंग कर रहे हैं। सो ये सब अपने आप में एक सिम्टम्स हैं कि ये जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रहा है वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। बट डेफिनेटली ये जिस प्लेस पर होता हुआ दिखाई दे रहा है वो एक फॉर्मल प्लेस है। तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इनफॉर्मल एग्जिस्ट करता है, जैसा हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, ये बात वही है। तो फॉर्मल के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया था, अब आज हम इनफॉर्मल के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले ध्यान से देखेंगे इस मीनिंग को, सभी लोग जो मीनिंग में लिखा हुआ है दिख रहा है सभी को स्क्रीन? यस सर। यस सर। सो लिखा है, देखो कुछ चीज़ें मैंने अंडरलाइन की हैं, या जो कुछ भी अंडरलाइन किया उस पर ही खासकर मेरा फोकस रहेगा। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑफन कट अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल्स। यहाँ ऑफिशियल चैनल्स का मतलब है जो वेरियस पाथ डिसाइडेड होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसकी बात हो रही है। एंड फ्रॉम देयर ओन इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में दो तरह की चीज़ों से लोग आमना सामना करते हैं अपना डेली बेसिस पर, कहा जाए रूटीन बेसिस पर। उनमें से एक हो गया ऑफिशियल चैनल्स, यानी कि जिसको हम रैंक वाइज या फिर हायरार्चिकल ऑर्डर में हम देखते हैं कम्युनिकेशन का फ्लो जिसके माध्यम से होता है। एंड फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल सोशल ग्रुप, और उसके मदद से वो बना लेते हैं खुद का एक इनफॉर्मल सोशल ग्रुप। और सोशल ग्रुप बोलने का यही मतलब है कि ये ग्रुप कम्प्लीटली इस बेसिस पर ही फॉर्म होता है कि वो एक सोशल बींग्स हैं, बाय मीन सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं जो एक दूसरे से किसी ना किसी सोशल रीज़न से भी जुड़े रहते हैं। एंड दिस गिव्स राइज टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो इनफॉर्मल वे में जुड़ना आपस में सभी का होता है, यही एक रीज़न बनता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस में आने का। तो लिखा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देखो अब ये है मेन समरी अभी तक के पढ़ी हुई बातों का और पिक्चर में समझी हुई बातों का, कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसे नेटवर्क से जो सोशल रिलेशंस पर बेस्ड होता है, एंड विच एमर्ज ऑन इट्स ओन ड्यू टू फॉर्मल रोल्स एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल। जिसके खुद के अपने ही नियम होते हैं, और वो ऐसे नियम होते हैं जो बहुत ही फ्लैक्सिबल्स होते हैं, इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी पर बेस्ड, अपने सोशल पीयर ग्रुप्स पर बेस्ड एक नॉर्म्स होते हैं जो तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर ग्रुप में इम्प्लीमेंट होते हैं और जो उसके मेंबर्स एक तरह से फॉलो करते हैं। अब और भी बेटर वे में क्लैरिफिकेशन के लिए आते हैं हम डेफिनेशन के तरफ, जिसमें से बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन मैंने ये नंबर 2 वाला हाईलाइट किया हुआ है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ नेटवर्क of personal and social relations not established or required by the formal organization। तो कहने का मतलब यह है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा नेटवर्क है लोगों के पर्सनल एंड सोशल रिलेशंस का, जिसको कि इस्टेब्लिश करना कोई ज़रूरी नहीं होता एज पर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विथ वन अनदर, क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसीलिए लोग इसको फॉर्म कर लेते हैं. सो दिस इज द मीनिंग टिल नाउ अबाउट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब कुछ और स्पेसिफिक बातों को भी यहाँ पे लिया गया है तो उसको भी एक बार जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे. पहला पॉइंट कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये बात हर बार ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो तैयार होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनता है. व्हेन पीपल इंटरैक्ट बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रूल्स, जब वो अपने ऑफिशियल डिफाइंड रूल से अलग एक दूसरे से भेंट मुलाकात करते हैं. एंड डेफिनेटली वो होता है ऑफिस टाइम से पहले जब मिलते हो या ऑफिस जाने के बाद मिलते हो या लंच टाइम में मिलते हो या किसी ब्रेक टाइम में मिलते हो, तो ऐसे केस में इंटरेक्शन हो जाता है लोगों का आपस में और बातचीत होती है. एंड व्हेन पीपल हैव फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स दे कैन नॉट बी फोर्स्ड इनटू अ रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर. ठीक है. और जब लोगों के आपस में इस तरह कंटिन्यूएशन में कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपस में बार बार वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो ऐसे केस में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर उनको बाइंड नहीं कर पाता रिजिड वे में कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कर सकते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर कि आप ऑफिस टाइम में बात नहीं कर सकते, वर्क टाइम में बात नहीं कर सकते. अदर देन दैट तो वो बात कर ही लेते होंगे और ये बात हम सभी लोग एग्री करते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता है. नेक्स्ट पॉइंट है इट मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट प्री प्लान. इस वर्ड पे बहुत ध्यान देंगे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कोई प्री प्लान नहीं होता है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं या बिजनेस सेटअप कर रहे होते हैं तो इसके बारे में हम सोच कर पहले से चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. इट अराइजेज ऑटोमेटिकली ड्यू टू फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल विथ ईच अदर. ये बात पहले भी हमने कहा, यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट अराइजिंग स्पॉन्टेनियसली एज पीपल एसोसिएट विथ एंड वन अनदर. डेफिनेशन में बोला था, वही बात यहाँ भी है कि ये अराइज करता है ऑटोमेटिक ही ड्यू टू फ्रिक्वेंट कॉन्टैक्ट्स ऑफ पीपल विथ ईच अदर. थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप. तो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन होना, फ्रेंडशिप होना. मेंबर्स टेंड्स टू फॉर्म ग्रुप्स विच शोज कन्फॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट. जैसे देखो आपस में क्लासरूम में भी ऐसा होता है, एक क्लासरूम एटमॉस्फेयर हो, इवन हम टीचर्स का स्टाफ रूम होता है उसमें भी हम देखते हैं, हम जानते सभी को हैं, सभी से बातचीत होती है, झगड़ा किसी के साथ नहीं है, किसी से हमारी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन होता क्या है फिर भी उतने में से गिन चुन के कुछ लोगों का आपस में एक बहुत अच्छा ग्रुप बन जाता है जिसके साथ हम अक्सर रहना पसंद करते हैं. वैसे स्टूडेंट्स के साथ भी होता है या किसी भी एक जगह पर बैठे हुए लोगों के बीच में होता है कि वो जानते सबको हैं लेकिन सब लोग हमेशा बैठकर एक ग्रुप में नहीं बातें करते हैं. उनमें से कुछ लोग इकट्ठा बैठते हैं एक साथ और आपस में बात कर रहे होते हैं, एंड जो बताता है कि उनके आपस में फ्रेंडशिप और इंटरेक्शन का रीज़न होता है जिस वजह से वो एक अलग टाइप का ग्रुप अपना बना ही लेते हैं. एंड लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स और पॉलिसीज़. यानी ये कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसको कि ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट पर प्लेस मिला है या लिखित में कुछ बातें हैं इसके लिए, इसलिए इसके कोई प्रेस्क्राइब्ड रूल्स या रेगुलेशन या पॉलिसीज़ नहीं होती हैं भी एक रिजिड वे में फॉलो करे. ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होता है और ये अपने उस सोशल रिलेशनशिप को ध्यान रखते हुए हर तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है. तो यानी यहाँ पर कोई भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड पॉलिसीज़ नहीं होते. एंड डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और किसी तरह का एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं होता. जैसे इस इमेज में हम देख रहे हैं, मान लो कि ये तीनों लोग एक टॉप लेवल की हो, एक मिडिल लेवल की, एक लोअर लेवल की, तीनों लोग तीन अलग अलग लेवल्स के हो, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं. लेकिन फिलहाल जो हम इस इमेज में देख रहे हैं तीनों लोग एक साथ एक जगह पर बातें कर रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि कोई भी किसी तरह के फॉर्मल जो बैरियर्स हैं पोस्ट वाइज या लेवल्स वाइज उस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, बट अपने रिलेशनशिप के बेस पर, अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इंटरेक्शन के बेस पर ही एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं. एंड दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले सभी लोग यहीं तक की बातों के बारे में बताएं कि क्या सब कुछ क्लियर है कि नहीं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि एम्प्लॉयज़ विथ कॉमन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म्स, रिलीजन एट्सेट्रा मे फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप्स. देखो जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि हमारे स्टाफ में 40 स्टाफ हैं,
और उनमें से मान लो कि मैक्सिमम को फिल्म्स नहीं पसंद है, लेकिन किसी 10 लोगों को, किसी 5 लोगों को फिल्म देखना बड़ा पसंद है। और नॉर्मल सिचुएशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोरोना वगैरह का कोई सिचुएशन नहीं है, तो हम वेट करते हैं वीकेंड का, हम 10 लोग, वो 5 लोग जो भी उस फिल्म में इंटरेस्टेड हो, कि जैसे ही छुट्टी पड़ेगी हम निकल जाएंगे नियर बाय अपने मॉल वगैरह में, पीवीआर में, और जाके मूवी देख आएंगे। तो यहाँ पे उस ग्रुप में वही लोग जुड़ते हैं या वही लोग मिल के बैठते हैं जिनको फिल्म देखने में इंटरेस्ट होता है, या फिर स्पोर्ट्स में जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, वो स्पोर्ट्स के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं कि जब खेलेंगे एक साथ खेलेंगे। ऐसे ही रिलीजन के बेसिस पर भी लोग ग्रुप बना लेते हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी भी तरह के फॉर्मल रिलेशन में बाउंडेड नहीं हैं। तो मे फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप्स लाइक हु टेक पार्ट इन क्रिकेट मैचेस ऑन संडेज, मीट्स इन कैफेटेरिया और कॉफ़ी एट्सेट्रा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। माइट बी द केसेस कि हमारे लाइफ में भी ऐसा होता हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, नेक्स्ट पेज पर एक पिक्चर मैंने फिर लिया है। अच्छा, एक बात सब लोगों को बता देना चाहूँगा यहीं से, इससे पहले कि तुम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहो या सोचो, मैंने किसी एक बुक से सारे पेजेस नहीं लिए हैं। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग मैंने 2-3 बुक का सहारा लिया है, और उनमें से जो जो इंटरेस्टिंग हुआ या तुम लोग के लिए अच्छा रहा उनको मैंने वहाँ से इसमें जगह दी हुई है, ताकि हर चीज़ कवर हो जाए और बेटर वे में हो जाए। ठीक है ना? तो ये जो तुम लोग पेज देख रहे हो ये हमारे प्रेजेंट बुक का नहीं है, दूसरे बुक का है, बट इट डजेंट मैटर, हमें समझना है और क्लास वर्क में अपने नोट्स में बेहतर तरीके से लिखना है। और इसीलिए बार बार कहता हूँ, अपने नोट्स को जब बेहतर लिखोगे तो 10 तरह के बुक्स में बार बार खंगालना नहीं पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिवीजन। जब रिवीजन करना होगा अपने क्लास वर्क के नोट्स को उठाओगे और पढ़ लोगे तो समझ सकोगे एक बार में 3-3, 4-4 बुक पढ़ लिए हो। इसीलिए नोट्स को अच्छे से बनाना बड़ा जरूरी होता है। खैर, मैंने इस पिक्चर में कुछ लिखा है, हैव अ लुक, जरा देखेंगे एक बार फिर से इस इमेज को, और फिर एक बार मन में अपने इमेज बनाएंगे कि ये फॉर्मल ग्रुप लग रहा है कि इनफॉर्मल। जवाब दो। सर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल। चलो ठीक है, तो देखकर हम सभी लोग बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि इनफॉर्मल ग्रुप है। और अब इसके अंदर जो भी पैराग्राफ में लिखा वो पढ़ने के लिए मैंने नहीं रखा, इसलिए क्योंकि प्रीवियस पेज में जो कुछ भी था वो हम लगभग पढ़ चुके हैं, वही सारी बातें दोबारा से यहाँ लिखी है, अदर बुक्स के लैंग्वेजेस में है। अब आते हैं पेज के बॉटम में जो तुम लोग को दिख रहा होगा, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो फीचर्स हमें पढ़ने हैं, जो हम प्रेजेंट बुक पढ़ रहे हैं उसमें भी ठीक ठाक दिया हुआ है, लेकिन उसमें कोई हेडिंग्स नहीं बारफिकेटेड है, तो इसमें हेडिंग के साथ दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ही फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा सूटेबल होगा लिखने में और समझने में भी और याद रखने में। तो पहला पॉइंट ऑफ फीचर आता है बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, ये बात उस दिन भी हमने कही थी और अब भी कह रहे हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अलग नहीं है, वो हमेशा उसके साथ ही अटैच्ड है। क्यों है? क्योंकि जब तक एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा तब तक लोगों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पोस्ट वाइज जुड़े नहीं हैं। कोई किसी का सुपीरियर होगा, कोई किसी का सबऑर्डिनेट होगा। 2-4 दिन लोग एक दूसरे से बात ढंग से नहीं करेंगे, मतलब से बात करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद लोगों में दोस्ती अपने आप हो जाएगी और एक इनफॉर्मल ग्रुप भी तैयार हो ही जाएगा। तो यही बात है कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीटली बेस्ड होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। खैर, अब इसमें क्या लिखा है वो देख लेते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल ऑल्सो have informal relations. It means first of all the formal organization is established and then the informal organization is created out of it. ठीक है? तो देख सकते हो वही सिंपल सी बात शॉर्ट में लिखी गई है कि सबसे पहले एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है जिसमें वेरियस पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, लोग किसी के सुपीरियर होते हैं, कोई किसी का सबऑर्डिनेट होता है, और बाद में उसी स्ट्रक्चर के अंदर में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट हो जाता है लोगों के सोशल नीड्स को देखते हुए। ध्यान रखना सभी लोगों को, वहाँ पर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है वो बिजनेस के नीड्स को देखकर बनता है, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है वो उन्हीं लोगों के सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए बनता है। और सोशल नीड्स का मतलब यही है, फ्रेंडशिप कह लो या फिर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कह लो, रिलीजन्स कह लो, स्पोर्ट्स कह लो, अपने अदर इंटरेस्टेड एरियाज कह लो, उन सभी को दिमाग में रखते हुए इस तरह के ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर ही बेस्ड होता है। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ फीचर इज इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। बहुत सिंपल सी हेडिंग है और सब लोग समझ गए होंगे इसमें लिखना या बताना क्या है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल अपोजिट है टू द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉर्मल में हर एक रूल्स लिखित होते हैं एंड वी हैव टू बाउंड
हम लोगों को उसे एक स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है और एक प्रोसीजर होता है हर काम को करने का। लेकिन जब बात इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की आती है तो इसमें चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती हैं, क्योंकि रूल्स को उस तरह से लिखित में नहीं रखा जाता जैसे कि फॉर्मल में रखा जाता है। तो ये अपने आप में साबित करता है कि इसके सारे रूल्स लिखित में नहीं होते हैं और कोई रिटन प्रोसीजर्स भी नहीं होता। अब देखो और क्या क्या लिखा है इसके अंदर। In this organization, there are no written rules and procedures to govern interrelationship, but there are group norms which have to be observed. और इनके ग्रुप नॉर्म्स अपने होते हैं जिसको कि हमें ऑब्जर्व यानी उसको दिमाग में रखना होता है, उसको फॉलो करना होता है। अब ग्रुप नॉर्म्स का मतलब क्या है? देखो, ग्रुप नॉर्म्स कोई रूल नहीं होता। ग्रुप नॉर्म्स बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि सभी स्टाफ में से कुछ लोग फिल्म में इंटरेस्टेड है तो उन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। तो उनका नॉर्म्स ये है कि हम लोग जैसे मौका मिलेगा, संडे होगा, हम लोग छुट्टी पर जाएंगे और फिल्म देखेंगे। तो ये उनका ग्रुप नॉर्म्स है। ये कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि सबको जाना ही जाना है, ये आमतौर पर ऐसा करते हैं। But there are groups norms which have to be observed. For example, employees working in an organization and belonging to a particular community form a separate group in an informal way. तो ये सब एग्जाम्पल भी हो गया और रेस्ट जितनी बातें लिखी हैं जरूरी नहीं कि हम सारी बातें इस हेडिंग में लिख दें। जब मतलब की बातों को लिखें, इन शॉर्ट लिखें तो उतना ही अच्छा है। ठीक है, बताया जा चुका है कि हेडिंग्स पर तुम लोगों को हाफ मार्क्स होते हैं और एक्सप्लेनेशन पर अगले हाफ या 1 नंबर, हार्डली 1 नंबर होते हैं। तो ऐसे केस में 1 नंबर के लिए इतना कुछ लिखना आई डोंट थिंक कि इट्स अ गुड आइडिया। तो 1 नंबर के लिए जितना अंडरलाइन किया वो भी अपने आप में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम से कम हेडिंग में जो बात हम लिखें उसको जस्टिफाई करने लायक तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए इतना काफ़ी है। और हेडिंग को भी अच्छे से लिखना जरूरी होता है ताकि उस पर आधे नंबर मिल जाए हमको। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes sir. ओके, चलो क्विकली बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स की तरफ, जिसमें अगला इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के इंडिपेंडेंट चैनल्स, तो अगेन मैं बताऊंगा सभी को यही एक चीज़ जो उस दिन दिखाया था और समझाया था मैंने। लाइक ये हमारा है फ्योल का लेडर और उसके अंदर बनाया हुआ ये एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बताएगा, लेकिन वो सब का सब फॉर्मल स्ट्रक्चर के ही अंदर आता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे वेरियस पर्सन से जो काम कर रहे हैं, कोई टॉप लेवल पर है, कोई मिडिल लेवल पर है, कोई लोअर लेवल पर है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि सबको इसमें वर्क करना है। लेकिन उनमें से जितने लोगों ने एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू की है इनफॉर्मली या ग्रुप में है जुड़े हुए, तो ऐसे केस में उन लोगों के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो उसका सुपीरियर है कि सबऑर्डिनेट। अक्सर दोस्त ऐसे ही बोलते हैं कि देखो तू मेरा बॉस होगा, ऑफिस में होगा, यहाँ पे मेरा बॉस तू नहीं है और मैं तेरा जूनियर नहीं हूँ, हम यहाँ पे बिल्कुल बराबर है। अक्सर घर में भी देखने को मिलता है, लोग बाप बेटे ऑफिस में काम करते हैं, वो बाप जो होता है ऑफिस में सीनियर पोस्ट पे होता है, बेटा जूनियर पोस्ट पे होता है, तो वहाँ पर तो भाई बाप बेटे की बात ही नहीं है, वहाँ पर तो बात करनी पड़ती है एज बॉस एंड जूनियर। लेकिन जब घर पे आते हैं तब तो वो घर के फैमिली मेम्बर की तरह ही रहेंगे। तो वैसे ही बात है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कम्युनिकेशन का चैनल है वो कोई भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता या एक पर्टिकुलर डिसाइडेड चैनल नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कोई किसी से भी बात कर सकता है और उसके लिए किसी को कोई सज़ा नहीं मिलनी है या किसी तरह का इनडिसिप्लिन नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए वो बिल्कुल एग्री हो। अगर वो ये कह दे थोड़ी देर के लिए कि देखो भाई पोस्ट वाइज मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हो, तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हो, ज़बरदस्ती वहाँ नहीं कर सकते हो। ये नहीं बोल सकते हो कि देखो भाई हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं तो हम लोग बात करेंगे आपस में, ये भी कुछ नहीं है। इनफॉर्मल में अपने मन से सब लोग जुड़ते हैं और वहाँ पर किसी तरह के नियम नहीं होते हैं, फॉर्मल में होते हैं। तो अगर वो फॉर्मल चीज़ों के बेस पर बात करें तो तुमको वो फॉलो करना पड़ेगा। So in this organization, relations among different peoples are not defined because a person at the lowest rank can have direct contact with the person at the highest level. देखो ये बात यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली है या फिर दिमाग रखने वाली है कि एक पर्सन जो लोवेस्ट रैंक पे काम करता हो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है उस पर्सन से जो हाईएस्ट लेवल पर काम कर रहा है। एंड द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन का फ्लो है वो एक स्पेसिफाइड चैनल को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। डेलिबरेट वर्ड को मैंने बताया था पिछले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर।
डेलिबरेट का मतलब होता है जो चीज़ जानबूझकर किया जाए, पर्टिकुलर प्लानिंग के साथ किया जाए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ किया जाए, जो कंप्लीटली हम कह सकते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। जो फॉर्मल हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो फंक्शनल हो या डिविजनल हो, दोनों को हम देखते हैं किसी ना किसी मकसद के वजह से ही क्रिएट करते हैं, जानबूझ के ही क्रिएट करते हैं, और उसी के वजह से उसमें कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं जिसको सब लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो जानबूझकर नहीं होता है, नॉन डेलिबरेटली होता है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। कारण है उसका, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स, हम उसको ना चाह करके भी एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ किसी न किसी धर्म हो, किसी और वजह से हो, अपने इंटरेस्ट की वजह से हो, किसी भी वजह से जुड़ जाते हैं, या एज ग्रुप ही सेम हो सकता है, जेंडर की भी बात हो सकती है, जिस वजह से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट जानबूझकर नहीं किया था, ऑटोमेटिक ही क्रिएट होता है, जिसको हम कह सकते हैं नॉट डेलिबरेटली। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इट इमर्ज आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड टेस्ट्स। नेक्स्ट आता है इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। जैसे देखो यहाँ पर एक बात कही थी कि एक पर्सन जो लोवेस्ट रैंक पर है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकता है या करता है किसी ऐसे पर्सन से जो हाईएस्ट लेवल पर है। इस चीज़ को हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये इनफॉर्मली बिल्कुल सच हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसी बातें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्ट होता है, चार्ट मतलब वो स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें डिफाइन किया जाता है कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट, कौन ऑर्डर देगा, कौन कहाँ पर बात कैसे लेकर जाएगा, किस तरह से लोग आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट होंगे, वो जो एक कंप्लीट जो डिटेल्स लिखे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। उस चार्ट पर इस तरह की बात का कोई जिक्र नहीं होता है कि हाँ एक लोवेस्ट रैंक का पर्सन भी एक हाईएस्ट रैंक के पर्सन से बात कर रहा है या कर सकता है। वो आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों लोग अगर एग्रीड है, अगर हाईएस्ट लेवल के पर्सन को अपने मन के अंदर कोई भी दुविधा नहीं है या किसी तरह का एटीट्यूड नहीं है कि मुझे बात नहीं करना है, और लोवेस्ट वाला उसका फ्रेंड सर्कल में आता है, तो बिल्कुल बात करेंगे वो। तो इसीलिए कहा है कि इनमें कोई भी प्लेस, इसका कोई भी प्लेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पर नहीं होता। और बाकी अगर किसी को फिर भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की सेपरेट मीनिंग जाननी हो तो ये रहा सामने तुम लोगों को टूल किट में उसकी मीनिंग दिख रही है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नो प्लेस ऑन द प्रॉपरली प्रिपेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, मोreover देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल्स। तो इस तरह से किसी भी तरह की इसकी कोई भी इंडिकेशंस या लिखित बातें नहीं मौजूद होती हैं अबाउट इनफॉर्मल रिलेशनशिप या कहा जाए तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है इट इज़ पर्सनल। अगर हम बार बार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहे हैं, अगर हम उसको इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी कहेंगे ना तो भी गलत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप से ही बन रहा है। अब वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप किसी भी बेस पर बन सकता है, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा एग्जाम्पल में। तो ये एक पर्सनल होता है। पर्सनल होने के पीछे मतलब ये है कि जैसे फॉर्मल था इसका उल्टा इम्पर्सनल। वहाँ पर बात ये थी कि आपके इमोशंस का, या आप उम्र में बड़े हो या छोटे हो या बहुत आप इमोशनल हैं, इन सब की कोई कदर नहीं करता। आप अगर बॉस हैं तो आपकी बात सब सुनेंगे, आप अगर जूनियर तो आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी, काम आपने नहीं पूरा किया तो आपको डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। ये सब होता है फॉर्मल में। लेकिन इनफॉर्मल में इसका उल्टा है। लोग देखते हैं कि भाई जिससे हम बात कर रहे हो हमारा सीनियर है तो हम उसके पैर भी पकड़ सकते हैं, पैर भी छू सकते हैं, भले वो हमारा जूनियर है तो क्या हुआ, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर वो बहुत इमोशनल है तो भले उसकी गलती है तो हम उसको डांटेंगे नहीं, प्यार से समझाएंगे, कहीं वो रो ना दे। ऐसी बातें होती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, बट यही सब नहीं होता है फॉर्मल में। तो लिखा है इट्स बीइंग पर्सनल मीन्स दैट अंडर दिस द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड एंड नथिंग इज इम्पोज्ड अपॉन देम। देख सकते हो, छोटी सी बात में सब कुछ कह दिया कि इन पर्सनल होने का मतलब यह है कि जो भी फीलिंग्स किसी की होती है उन सभी को रेस्पेक्ट दिया जाता है और उस पर कोई भी बात थोपी नहीं जाती है। जैसे कि फॉर्मल में होता है बातें थोपी जाती हैं। ये कहा जाता है कि आपको उसके अंडर काम करना है। वो अलग बात है कि आप उससे बहुत एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं या आप एज में उससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, फिर भी आपको उसके अंडर काम करना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा फॉर्मल। जैसे देखो एक और बात हम देखते हैं कई बार स्पोर्ट्स के ही मैचेस में, जैसे क्रिकेट की ही मैं बात करता हूँ फिर एक बार, कि देखते हैं कि कोई कैप्टन पहले रहा करता है टीम का, बहुत साल के बाद उसको कैप्टनसी से हटा करके नए कैप्टन को दे दिया जाता है। फॉर्मली वे में कहा जाता है कि भाई इस क्रिकेट टीम का ये कैप्टन है, लेकिन फॉर स्पेशल काइंड ऑफ मैच वो ऑन फील्ड किसी और को हैंड ओवर कर देता है चार्ज
कि भले मैं लिखित तौर पर कप्तान हूं लेकिन आप फिलहाल फील्ड में सब कुछ संभालिए। ऐसा कई बार देखने को मिला है। गांगुली और धोनी के बीच में ऐसा देखने को मिला, कोहली और धोनी के बीच में भी देखने को ऐसा मिला कई बार। तो ये चीज़ें होती हैं, इसी को कहते हैं इट इज़ पर्सनल। और फॉर्मल में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती है, इसलिए फॉर्मल स्ट्रक्चर को या ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है कि वो इम्पर्सनल होता है। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर इज इट लैक्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब एक ड्यूरेबिलिटी, जो लंबे समय तक टिक सके। तो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, अब उसमें तो लोग एक दूसरे से बाउंडेड हैं बातचीत करने के लिए फॉर्मल वे में, उसमें किसी सोशल रिलेशन को ना फॉलो करके बल्कि एक ऑफिशियल बैरियर्स को फॉलो करना होता है, तो वो एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन जो इनफॉर्मल होता है, आज इसमें कोई जुड़ा, वहाँ भावुक हुआ, थोड़ा सा रो दिया, थोड़ा झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, कल से वो तुम्हारे साथ नहीं बैठेगा। लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, भले कल आपका झगड़ा हुआ हो अपने बॉस से, तब भी आपको कल भी उसके अंडर काम करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ इनफॉर्मल में नहीं हो सकता। इसीलिए कह सकते हैं इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टेबल नहीं होता, लॉन्ग टाइम तक के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता। देयर इज जनरली अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल मिक्सेस विथ वन ग्रुप। कोई इंडिविजुअल किसी ग्रुप में मिक्स हो जाता है टुडे, बट कैन अक्रॉस ओवर अनदर ग्रुप टुमारो। लेकिन अगले ही दिन वो किसी और ग्रुप से भी इन्वॉल्व हो जाता है या इंटरैक्ट हो जाता है। तो इस तरह से 2 दिन में 2 ग्रुप से वो इंटरैक्ट हो गया। नॉट ओनली दिस, एन इंडिविजुअल कैन बी मेंबर ऑफ द मोर देन वन ग्रुप एट अ टाइम। तो हो सकता है नए ग्रुप से जुड़ने की वजह से पुराने को छोड़ दे, या ये भी हो सकता है पुराना ग्रुप भी वो ज्वाइन किए रहे और नए ग्रुप में भी पड़ा रहे। तो इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनफॉर्मल पीपल का इंटरेक्शन होता है वो एक लॉन्ग ड्यूरेबल नहीं हो सकता। इट्स नॉट फॉर श्योर। हो भी सकता है बट इट इज़ नॉट गारंटेड। तो हम कह सकते हैं एज अ फीचर कि इट लैक्स स्टेबिलिटी। सो सारे फीचर्स लिस्ट आउट हो चुके हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ बोलना या पूछना है तो बता सकते हैं। No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. ओके, सो अब हम आते हैं इस पेज पर जिसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है, जो दिख रहा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये है एक डिफरेंस का चार्ट जो शो करता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है। और बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इस इंडिकेशंस को ध्यान दो जहाँ मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। जो ये सिंपल सा एक लाइन एरो दिख रहा है तुम लोग को, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। मतलब जैसे देखो, ये एरो बना, ये फॉर्मल के लिए है। ये एरो दिख रहा है, ये फॉर्मल के लिए है। देन ये एरो भी फॉर्मल है, ये एरो भी फॉर्मल के लिए। मतलब जितने एरो क्लियर एक लाइन के जैसे हैं वो फॉर्मल हैं। और जो दूसरा इंडिकेशन देख रहे हैं हम लोग, जो डॉट डॉट करके बनाया गया है, जिसका दोनों तरफ एरो निकला हुआ दिख रहा है, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि परचेज सुपरिटेंडेंट और प्रोडक्शन मैनेजर में एक एरो से कनेक्शन दिखाया गया है, लेकिन दोनों में जो इंडिकेशन का तरीका है वो डॉट डॉट करके दिखाया है। दोनों तरफ एज में हमें एरो बना हुआ दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ऐसे ही यहाँ भी जनरल मैनेजर और फाइनेंस सुपरिटेंडेंट के बीच में दिखाई दे रहा है। जरा देखो तो बाहर, तो ये जो फ्लो चार्ट है हमारा फॉर्मल का और इनफॉर्मल का, जरा देखो बाहर। देखो इस फ्लो चार्ट पे मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ध्यान से, थोड़ा इंटरप्शन हुआ उसके लिए सॉरी। जैसे जनरल मैनेजर है, देखो जनरल मैनेजर का कनेक्शन दिखाया गया है 3 एरो से, एक परचेज मैनेजर से, एक प्रोडक्शन मैनेजर से और एक फाइनेंस मैनेजर से। इन तीनों ही को लिंक करने के लिए जिस एरो को यूज़ किया गया वो एरो कौन सा वाला है? जवाब दो जल्दी से, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? Formal. Formal. तो इससे सिर्फ ये साबित नहीं होता कि इन लोगों का आपस में कनेक्शन फॉर्मल है, बल्कि ये भी साबित होता है कि जनरल मैनेजर इन तीनों का बॉस है। परचेज मैनेजर का, प्रोडक्शन मैनेजर का और फाइनेंस मैनेजर, इन तीनों का ही बॉस है जनरल मैनेजर। ठीक है, ये भी साबित होता है। फिर ये भी साबित होता है कि जनरल मैनेजर जो ऑर्डर देगा वो इन तीनों को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम देखते हैं परचेज मैनेजर के नीचे परचेज सुपरिटेंडेंट या प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे प्रोडक्शन सुपरिटेंडेंट या एज ऑन, तो ये भी साबित करता है कि ये लोग भी आपस में जुड़े हैं। किससे? तो वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। अच्छा, अब ऐसे केस में तुम लोगों से मैं अगर सवाल पूछता हूँ कि हु इज़ द बॉस ऑफ फाइनेंस सुपरिटेंडेंट, तो जवाब क्या दोगे तुम लोग?
Sir, finance Sir, manager. finance manager. फाइनेंस मैनेजर, बिल्कुल सही, क्योंकि फाइनेंस सुपरिटेंडेंट का जो सबसे नियरेस्ट सुपीरियर दिखाई दे रहा है वो है फाइनेंस मैनेजर, सो ही इज द बॉस ऑफ फाइनेंस सुपरिटेंडेंट। बट जैसा कि एक एरो हम देख पा रहे हैं जो कनेक्ट कर रहा है फाइनेंस सुपरिटेंडेंट को जनरल मैनेजर से, यानी जो इन सबका बॉस है अकेला जनरल मैनेजर, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट है किसका, फाइनेंस सुपरिटेंडेंट का, एक लोवेस्ट रैंक में काम करने वाले पर्सन का। मतलब इस चार्ट के अकॉर्डिंग, वैसे तो ये कोई लोवेस्ट रैंक नहीं है लेकिन इस चार्ट में जो दिखाया उसके अकॉर्डिंग, तो इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से हाईलाइट किया है, फॉर्मल की इनफॉर्मल, Sir, informal. इनफॉर्मल। यानी ये हो सकता है कि ये दोनों लोग जो काम कर रहे हैं इस पोस्ट पर वो पहले के समय में फ्रेंड्स रहे हो, किसी कॉलेज के कोलीग्स रहे हो आपस में काम करने वाले या फिर पढ़ने वाले, तो इस तरीके से वो आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की का इंडिकेशन है। और ये आपस में जो बातचीत कर रहे होंगे ये किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे हो जरूरी नहीं, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर भी शेयर कर सकते हैं बातों को। कुछ ऐसा ही परचेज सुपरिटेंडेंट और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में भी हमें दिखाई दे रहा है। तो यही सब बातें इस चार्ट में समझाई गई हैं। सो ऑलवेज यू ऑल कैन यूज दिस kind of chart to explain the relationship between formal and informal organization, या फिर to use to explain the difference between formal and informal organization। क्या सभी को ये चार्ट समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now we are moving toward to the evaluation part. Evaluation refers to advantage and disadvantage of anything, that is called evaluation। अब हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि हमारा जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या नेगेटिविटी है या बुराइयाँ या क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो पहले एडवांटेज पे आते हैं। पहला पॉइंट ऑफ एडवांटेज है फास्टर कम्युनिकेशन। बहुत इजी है समझने के लिए फास्टर कम्युनिकेशन की कैसे इस्टेब्लिश हो गया इसमें, इसलिए क्योंकि अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, देखो अब मैं सीधे सीधे इस चार्ट को दिखाकर समझा देता हूँ। देखो मान लो जनरल मैनेजर से इन तीनों मैनेजर तक बात को पहुँचने में एक घंटा लगता है। एक ऐसा अंदाज़ा लगा लेते हैं, किसी बात को जनरल मैनेजर से जब फाइनेंस मैनेजर तक पहुंचाया जाता है तो 1 घंटा का आम तौर पर समय लगता है, और देन फाइनेंस मैनेजर से उसके सुपरिटेंडेंट तक बात पहुंचती है तो उसमें अगला 1 घंटा और लग जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि कोई इन्फॉर्मेशन फॉर्मल वे में पहले जनरल मैनेजर से फाइनेंस मैनेजर तक जाए और फिर वहां से फाइनेंस सुपरिटेंडेंट तक जाए तो कितना समय लगेगा? सभी को सवाल नहीं सुनाई दिया? सर एक बार वापस से पूछिए ना। ओके, मैंने ये कहा कि जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए कि जनरल मैनेजर से जो 3 रेस्पेक्टिव मैनेजर्स हैं इनको वो बात पहुंचाने में 1 घंटे का समय लगता है और नेक्स्ट लेवल पर भी जाने में 1 घंटे का समय लगता है। तो मैं यही पूछ रहा था कि मान लो कोई ऑर्डर ऐसा है जो जनरल मैनेजर से होते हुए पहले गया फाइनेंस मैनेजर और फिर फाइनेंस मैनेजर से पहुंचा फाइनेंस सुपरिटेंडेंट के बाद, तो इस पूरे कम्युनिकेशन में कितना समय लगा होगा? सर 2 घंटा। 2 घंटा। 2 घंटा बिल्कुल लगा होगा, क्योंकि 1 घंटा सबने अपने बात में यूज किया होगा। नाउ लेकिन जिस तरह का हम एक रिलेशनशिप इनके बीच में देख रहे थे, ये इनफॉर्मल वे में जिसमें फाइनेंस सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली जनरल मैनेजर से बात कर सकता है, तो क्या ये बातें डायरेक्टली इन लोगों में शेयर नहीं हो सकती? यस सर। तो जो 2 घंटा लगना था वो उससे कम में काम हो सकता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और इवन देखो ये भी हो सकता है कि जनरल मैनेजर से फाइनेंस मैनेजर तक जो बात पहुंचती हो वो रिटन फॉर्म में जाती हो, एक लेटर ड्राफ्ट करके जाता हो तो टाइम लग जाता है। सेम इसमें भी होता हो, लेकिन जब इन दोनों की बात आती है जनरल मैनेजर और फाइनेंस सुपरिटेंडेंट की, तो क्योंकि ये इनफॉर्मल वे में जुड़े हुए हैं तो ये बस एक फ़ोन करके कि भाई देखो ऐसी सी बात है, एक ऐसा काम आया हुआ, मतलब बिजनेस की ही बात हो गई, लेकिन क्योंकि इनमें आपस में जो चीज़ लिंक करता है वो इनफॉर्मल वे में, वो ऐसे बात कर सकते बिना कागजी कार्रवाई के। तो अब बताओ इनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ वो स्लो हुआ कि फास्ट हुआ? सर फास्ट। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें किसी तरह के रूल्स रेगुलेशन या चैनल्स नहीं है जिसको कि हमें फॉलो करना होता है बातचीत के लिए, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है काफ़ी फास्ट होता है। तो देखो लिखा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड चैनल्स
इट लेड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। ये सब कुछ इसमें पॉसिबल हो पाता है क्योंकि ये इनफॉर्मल है। समटाइम्स मैनेजमेंट ऑल्सो यूजेस सच कम्युनिकेशन टू ट्रांसमिट सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच फॉर्मल सिस्टम फेल्स टू कन्वे। कई बार फॉर्मल सिस्टम कोई चीज़ इंफॉर्मेशन ना पास करा पाए तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इनफॉर्मल को यूज़ करता है जानबूझकर, क्योंकि वो जानता है कि जो फॉर्मल से नहीं हो सकता वो इनफॉर्मल से हो जाएगा, तो इनफॉर्मल वे यूज़ करके ही हम बातों को पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवांटेज में, जो कि है फुलफिल सोशल नीड्स। देखो, सोशल नीड्स का मतलब यही हुआ कि जहाँ पर जैसे किसी भी प्लेस पर तुम वर्क कर रहे हो लेकिन तुमको उस ग्रुप के लोग रेस्पेक्ट नहीं देते, इमोशंस को रेस्पेक्ट नहीं देते, तुम्हारे धर्म को नहीं रेस्पेक्ट देते, तुम्हारे कास्ट को रेस्पेक्ट नहीं देते, कुल मिलाकर कहा जाए तुमको बीइंग एन इंडिविजुअल रेस्पेक्ट ही नहीं देते, अपने ग्रुप से अलग रखते हैं, अपने साथ मिक्सअप नहीं करते, तो तुमको बड़ा बुरा लगेगा। तुमको लगेगा कि मैं भी इंसान हूँ लेकिन मुझे इस ग्रुप से अलग लोग क्यों रखते हैं। तो यही चीज़ है, अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वहाँ ये चीज़ करना मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उस स्ट्रक्चर के अंदर में सभी लोग अपने अपने पोस्ट के हिसाब से जुड़े होते हैं, इसीलिए वहाँ सोशल नॉर्म्स काम नहीं करते, और जिस वजह से लोगों को लगता है कि इसमें तो इंसानियत ही नहीं है, इसमें तो इंसान नाम की चीज़ ही नहीं है, तो इंसान लग ही नहीं रहा है, ऐसा कई बार लगता है हम लोगों को। लेकिन जब वही पर्सन आउट ऑफ द फॉर्मल रिलेशनशिप बात करता है तो लगता है कि अरे इसमें तो अच्छे खासे मैनर्स है भाई, इसे तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये लगता है। तो ऐसे केस हम कह सकते हैं कि जो एक ह्यूमन बींग्स की सोशल नीड्स होती हैं वर्क प्लेस पर, उसको कंप्लीट वे में सेटिस्फाइड करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं तो उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए जब तक कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले हमारे टारगेट अचीविंग को लेकर। तो लिखा है, informal organization satisfies social needs of the members which is not satisfied in formal organization। जिस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल नीड्स नहीं पूरा हो पाता था वो इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरा होता है। दिस इनहेंस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन एज इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। जरा इमेजिन करो, किसी वर्क प्लेस में तुम काम करते हो, सुबह बॉस ने तुमको मतलब बुलाया, डांटा सबके सामने, तुमको बड़ा बुरा लगा, तुम अपने घर भी गए, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ, घर के लोगों ने पूछा तो तुमने अपनी आज की दिनचर्या बताई तो वो समझ गया कि हाँ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तब लोगों ने बोला कि इससे अच्छा तो ये होता है कि वो तुमको अपने केबिन में बुलाते, गलती भले तुमसे हुई, तुमको बुलाकर अकेले में डांट देते, सुना देते, तो वो ठीक होता, कम से कम उतनी इंसल्ट तो नहीं होती ना। तो ये चीज़ जो हम देख रहे हैं, ये चीज़ हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इनफॉर्मल में बिल्कुल मिलता है। लोगों को समझ में आता है एक दूसरे के सेंस, और वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट करते हैं, इमोशंस की कद्र करते हैं, जिस वजह से लोगों को बार बार ये वाली फीलिंग मिलती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और जिस वजह से उनके जॉब में सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है कि हाँ हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ ऑलवेज मनी सब कुछ नहीं होता, वहाँ इंसान की कद्र होती है। तो दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज डेवलप इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड थर्ड एंड लास्ट एडवांटेज इज हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नो डाउट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके वजह से लोग अपने माइंड में फ्रेशनेस फील करते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, या फिर जो टेंस माहौल होता है उसको भी नॉर्मलाइज कर ले जाते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपने काम को करने के लायक अकेले सक्षम ना हो तो आपके लिए दूसरे भी तैयार रहते हैं। तो ले देख करके बात करें कुल मिलाकर तो इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के होने के वजह से हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एक सपोर्ट मिलता है, और जिसके वजह से हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है उसको भी अचीव करने में काफ़ी मदद मिलती है। इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कंपनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेंसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो कमियां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रहती है उनको पूरा करते हुए इनफॉर्मल उस कमी को दूर कर देता है। एग्जाम्पल दिया है कि एम्प्लॉयज रिएक्शंस टुवर्ड प्लान्स एंड पॉलिसीज कैन बी टेस्टेड थ्रू द इनफॉर्मल नेटवर्क। कई बार ऐसा होता है ना, देखो बॉस तुमको बुलाए, कहे कि देखो कल से हम लोग ये नियम लागू करने वाले हैं, अब हम नियम लागू करेंगे तो लोगों के रिएक्शन पता चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक काम करो, जब आज लंच के टाइम में तुम लोगों के साथ बैठोगे बातचीत करोगे ना तो चुपके से ये बात सबके कान में डाल देना कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल से ऐसा कुछ होने वाला है, तो देखना सब लोग के रिएक्शन कैसे मिलने वाले हैं, और उसी को सोच समझकर कल से हम अपने अकॉर्डिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि हम इस तरह से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मली उन चीज़ों को टेस्ट भी कर पाते हैं कि लोगों में उसका किस तरह का रिएक्शन होगा, एंड देन उसको अप्लाई करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था।
सो सभी को ये बात समझ में आ गई, एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या पॉइंट की तरफ, इवैल्यूएशन में, जो कि हमारा आता है डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि इसका फ़ायदा ही है, इसका नुकसान भी है। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पहले ही बोल देता हूँ, भले वो इसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वो यही है कि जब बातों के करने और बातों के आने का कोई जरिया ना मिले, यानी सोर्स ना मिले, तो उससे ऑलवेज एक चीज़ क्रिएट होता है जिसको हम जानते हैं र्यूमर्स के नाम से। र्यूमर्स यानी अफवाह, मतलब यही होता है कि बातें सुनने में आ रही हैं लेकिन सुना कौन रहा है पता ही नहीं है, सच है कि झूठ पता ही नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड र्यूमर्स। तो हमेशा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक तुम लोग को दिखाई देगा र्यूमर्स का क्रिएट होना। चलो अब देखते हैं क्या क्या है। चलो पहला पॉइंट उसी के ही बारे में है, स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स। र्यूमर्स फैलाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ये बिल्कुल गलत नहीं है। देखो र्यूमर्स को डिफाइन पहले सब लोग अच्छे से कर लें दिमाग में। जब किसी बात के ऑथेंटिसिटी का कुछ पता ना हो, सोर्स का पता ना हो, मीडियम का पता ना हो, तो इन दैट केस वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एक र्यूमर्स कहलाता है, क्योंकि उसके होने और ना होने की कोई भी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वो बात बिल्कुल सच हो, लेकिन जब तक वो बात ऑफिशियल डेस्क से ना आए या फॉर्मल वे में ना आए, तब तक वो एक र्यूमर के शक्ल ही लेता है। और र्यूमर्स अक्सर बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े दुर्घटनाएं करा देता है। इस सेंस में करा देता है कि लोग एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, या लोगों के अंदर में उस चीज़ को लेकर के डर बैठ जाता है जो कि एक्चुअली हुआ ही नहीं। जैसे कोरोना को ही लेकर के बहुत चीज़ें र्यूमर्स भी उड़ाई गई, बहुत चीज़ें सच भी थी। जो चीज़ें सच थी उसको तो लेकर हम अलर्ट हो गए, लेकिन जो झूठ था उसको लेकर लोग, मन में इतना डर बैठ गया लोगों के दिमाग में कि लोग कोरोना से मरे कि नहीं मरे पता नहीं, लेकिन उस डर से ज़रूर मरे हैं। ये सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है कि र्यूमर्स की वजह से कि जिसको कोरोना हो गया वो मर जाएगा, ये सच है। मैंने अपने ही पीयर ग्रुप्स में कई लोगों को जाना है जिनको कोरोना हुआ, और वो मेंटली इतना ज़्यादा लो फील करने लगे कि वो बात करते समय मतलब रोने लगे, लिटरली रोने लगे। बोलते हैं कि मुझे तो कोरोना हो गया, अब मैं बचूंगा कि नहीं। तो ये सोचने की बात है कि लोगों के दिमाग में एक रूमर्स डाल दिया गया, कोरोना जिसको हो गया वो उसकी डेथ हो जाएगी। बट क्या ऐसा साबित हुआ? नहीं हुआ। बस यही साबित हुआ कि कोरोना जिसके लो इम्यूनिटी है उसको लड़ने में मुश्किल क्रिएट करता है, सांस लेने की दिक्कतें होती हैं। टाइम पर अगर सब कुछ प्रोक्योर ना किया जाए तो ऐसे केस में उसकी डेथ हो सकती है, बट इट इज़ नॉट द केस कि हो ही जाएगी। तो यही बात समझना और समझाने में बड़ा फ़र्क होता है, और ये चीज़ें इनफॉर्मली होती हैं। इसीलिए देखा होगा तुम लोगों ने, पहले व्हाट्सएप में एक सिस्टम आया करता था कि हम किसी भी मैसेज को एक बार में सबको सेलेक्ट करके भेजते थे। अगर हमारे पास 500 लोग हैं कॉन्टैक्ट में तो एक ही बार में 500 लोगों को भेज सकते थे। लेकिन अब क्या चल रहा है, सिर्फ मैक्सिमम 5 लोगों को सेलेक्ट करते हैं और तब भेजते हैं। यही है रूमर्स को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि जितना शेयर होगा उतना ही रूमर्स फैलता है। खैर, इन सभी बातों का कंक्लूजन यही निकलता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रूमर्स को बढ़ावा देता है। कि व्हेन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड रूमर्स इट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड डज अगेंस्ट द इंटरेस्ट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिलाकर जब रूमर्स क्रिएट होते हैं तो वो हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के खिलाफ काम करता है, इसीलिए ये चीज़ अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। लिखा है सच रूमर्स नॉट ओनली स्पॉइल द टीम स्पिरिट एंड मोरल बट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ना सिर्फ लोगों की मेंटालिटी को कम करता है, मोरल गिराता है, मतलब उनका स्पिरिट कम कर देता है, टीम स्पिरिट भी तोड़ देता है, बल्कि जो एक स्मूथ वर्किंग होता है वो भी बिगाड़ देता है। ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट इट इज़ नॉट द फैक्ट कि हमेशा होता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट कि ज़्यादातर होता है। दूसरा आता है रेसिस्टेंस टू चेंज। इनफॉर्मल के वजह से अक्सर लोग चेंज के खिलाफ भी चले जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इनफॉर्मल मीटिंग में, इनफॉर्मल गैदरिंग में हम लोग मिलते हैं और हम लोगों ने कहा अरे यार सुना तुम लोगों ने, मुझे पता चला कहीं खुफिया जानकारी से कि कल जैसे हम लोग पहुंचेंगे तो कल हम लोगों को बोला जाने वाला है कि हम लोगों को 5 बजे से पहले हिलने नहीं दिया जाएगा। अभी तक तो हम लोग अपने मन से आ जा सकते थे, लेकिन कल से ऐसा कुछ होने वाला है। अब कल तो कल आएगा, लेकिन आज ही अपनी उस गैदरिंग में तुम लोगों ने तय कर लिया कि नहीं, हम आज ही एक मतलब क्या कहते हैं उसको, मिलकर एक बीड़ा उठाएंगे, खिलाफ रहेंगे इसके, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग सब लोग मिलकर आवाज़ उठाएंगे और हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो सब लोग पहले से ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होने से पहले ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये जस्ट बिकॉज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज देम।
अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों के खिलाफ होने लगे तो ऐसे केस में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज लाना चाहती है एक मैनेजमेंट, वो नहीं लाई जा सकती है। सच रेसिस्टेंस टू चेंज में डिले और रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ, और अगर ऐसे चेंज को नहीं लागू किया जाता है या उसमें डिले होता है तो वो हमारे ग्रोथ को बैडली हैम्पर करता है। हम सब जानते हैं वी आर नॉट इन द पोजिशन टू अडॉप्ट द चेंजेस। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ये सच्चाई है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन समय की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों को अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं। समय मॉडर्न हो रहा है तो हम लोग को भी मॉडर्न तरीके से सोचना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो रहा है तो हम लोग को भी उतना ही एडवांस होना पड़ता है, नहीं तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इस सोसाइटी में या इस कंपटीशन में। तो इसलिए चेंज तो ज़रूरी है, लेकिन इनफॉर्मल जो ग्रुप्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो इसको रेसिस्ट करते हैं ऑलवेज। और लास्ट पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। देखो ये बहुत बड़ी कॉमन चीज़ है, शायद तुम लोगों ने भी कभी फील किया होगा। जैसे मान लो वर्क प्लेस पर कभी ऐसा हो गया कि तुम लोग 10 लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से 6-7 लोग इस ओपिनियन में है कि जो हमारा बॉस बनाया गया है उससे हम लोग खुश नहीं हैं, और हम लोग आज उसकी कंप्लेन करेंगे ऊपर तक, लिखित में सब लोग साइन करके देंगे। तो लेटर लिख दिया गया, 6 लोगों ने साइन भी कर दिया। अब तुम 4 लोग थोड़े हिचकिचा रहे हो कि हम लोग साइन नहीं करेंगे। नहीं भाई, तुम लोग को लग रहा होगा कि ये बॉस अच्छे नहीं, लेकिन हमको तो अच्छा लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कई बार, और तुम साइन करना नहीं चाहते हो, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने ग्रुप के लोगों को ना बोल सको, क्योंकि मन में ये चलता है कि अगर ना बोलेंगे तो वो लोग अपने ग्रुप से हम लोग को बाहर निकाल देंगे, वो अपने साथ हमको रखना नहीं चाहेंगे। तो ना खुल के हाँ कह पा रहे हो, ना खुल के ना हाँ कह पा रहे हो। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। ऐसा कई बार हो जाता है रियल लाइफ में। तो in case of informal organization, people are under pressure to observe group norms. This can be harmful to the organization if the norms set by the group are against the organizational interest. अगर उस ग्रुप ने ऐसा कोई नियम बनाया या बातें बनाई जो हमारे मैनेजमेंट के खिलाफ हो जाती हैं, तो ऐसे केस में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है। तो जल्दी रिस्पॉन्ड करें सभी लोग। क्या डिसएडवांटेज भी क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुम लोग क्या लगता है कि उस दिन के पढ़े हुए टॉपिक्स और आज के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल में एज अ टॉपिक, नॉट इन द रियल लाइफ, बुकेज लैंग्वेज को पढ़ते हुए एज अ टॉपिक अगर हम बात करें, दोनों में से कौन सा ज़्यादा ईजी है टू अंडरस्टैंड एंड टू राइट, तो क्या तुम लोग का जवाब होगा? Sir, formal. सवाल मेरा सबसे था और जवाब सिर्फ एक ने दिया, एंड अगेन दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट सपोज्ड एट ऑल। उम्मीद नहीं किया मैंने कि ऐसा ही होगा। पूछ रहा हूँ तो सभी लोगों को बोलना चाहिए। अगर क्लासरूम में सब हो तो सबको, सर लाइफ में तो और इम्पोर्टेंट अपने अपने ओपिनियंस देने हैं सबको, ना कि मैं जो कहना चाहता हूँ या सुनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जो फील हो रहा है वो बोले ना। मेरा सवाल था कि अगर तुम लोगों को टॉपिक वाइज मैं पूछूं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल में ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू राइट कौन सा लगता है, तो तुम लोग का जवाब क्या होगा? Sir, formal. फॉर्मल। चलो ठीक है, सभी लोग फॉर्मल के फेवर में हैं, अच्छी बात है। अगर इनफॉर्मल के भी फेवर में होते तो भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है किसी के फेवर में हो, क्योंकि एज अ टॉपिक हमको दोनों ही पढ़ने हैं, एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलो, मेरा यहाँ पर शायद मुझसे कोई पूछता तो मैं इनफॉर्मल को सपोर्ट लेता। मेरा अपना रीज़न है, तुम लोग के अपने रीजंस हैं, जिसकी जो भी वजह हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट फिर वही कहूँगा कि जिस चीज़ को भी मन में सोच रहे हो उसको रटना नहीं है, समझना है, सो दैट एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल हो सके। खैर, बढ़ते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। देखो मैंने कुछ यहाँ लिखा है, थिंक ऑन इट। बेसिकली ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ाने या ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक सवाल के साथ इसको छोड़ने वाला हूँ, जिसमें लिखा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। मतलब समझो पहले इसका। कह रहे हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली हम कहें कि एलिमिनेट कर दो या उसके खिलाफ कि नहीं होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। और उसी के फेवर में यहाँ जवाब दिया गया है, कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं कि ऐसा क्यों हम कहें कि हम अपने मैनेजमेंट से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हटाना चाहिए हमको, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट में लाइन लिखा हुआ उसको भी मैं पढ़ देना चाहूँगा
देयरफॉर, अब देयरफॉर तो अभी से स्टार्ट नहीं होगा, वो तभी होगा जब हम इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, तभी ये बात बोल सकते हैं। खैर मान लेते हैं कि हमने पढ़ लिया। देयरफॉर इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के हित में होगा, टू रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ग्रुप्स एंड हारमोनियस इट विथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो ऐसे ग्रुप का स्वागत करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कुछ इन पॉइंट्स के अंदर, 1 2 3, एक छोड़ दिया है मैंने जानबूझकर, और 4 पॉइंट्स दिए गए हैं साबित करने के लिए कि क्यों हम ऐसा माने या कहें कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट का मतलब होप सो सब लोग जानते हो, क्योंकि जैसे एक रियलिटी शो होता है तो उसमें किसी कंटेस्टेंट को हर एक वीक में बाहर जाना पड़ता है, तो वो एलिमिनेशन कहलाता है। तो वो एलिमिनेट मतलब निकालना। अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने मैनेजमेंट से हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं निकाल सकते हैं, ये चीज़ कहा गया है। एंड लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसको भी तुम लोगों को सेल्फ स्टडी ही करना है, बट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स या कहो नोट्स मैंने दे दिए हैं, और कुछ चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दी, कौन कौन से डिफरेंस तुम लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल होंगे टू अंडरस्टैंड। जैसे कि पॉइंट नंबर 2 है ओरिजिन या फॉर्मेशन, मतलब कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, ये इसमें लिखा गया है। आर यू ऑल गेटिंग माई वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके जैसे ये पहला पॉइंट ऑफ बेसिस। अच्छा देखो, मैं फिर सबको एक बार याद दिला रहा हूँ कि ये मत भूलना कि जब भी किसी का डिफरेंस लिखा जाए तो यू हैव टू यूज़ बेसिस। बिना बेसिस के जो डिफरेंस होता है वो गाइडेड फॉर्म में नहीं होता, तो बेसिस को यूज़ करना चाहिए। तो पहला बेस दिया गया फॉर्मेशन, कि कैसे फॉर्मेट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और कैसे होता है इनफॉर्मल। फिर अथॉरिटी, बिहेवियर, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेचर। कुछ इतने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मैंने टिक किए हैं आउट ऑफ दोज मैनी, कई सारे थे बट मैंने फिर भी इन कुछ 5 पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, इसलिए सो दैट कि तुम लोगों के दिमाग में फॉर्मल इनफॉर्मल के अच्छे से डिफरेंसेस भी समझ में आ जाए और साथ साथ एग्ज़ाम में लिखने के लिए भी कंटेंट रेडी हो सके। देखो सब लोग इतना ध्यान रखेंगे और समझेंगे एक बात को कि हमें एग्ज़ाम में वेरियस टाइप्स ऑफ केस स्टडीज़ क्वेश्चन को फॉलो करना होगा, उससे सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ पर अक्सर ये चीज़ होता है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर है कि इनफॉर्मल, ये पहचानने के लिए क्वेश्चंस अक्सर मिलेंगे, और उसको पहचानने के लिए जब तक कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हम ये काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। और उन सभी में काफ़ी हेल्पफुल है ये डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सब लोगों से एक कॉमन ओपिनियन पूछूंगा जो प्रेजेंट है इस समय क्लासरूम में, कि क्या मैं 1 बाय 1 सभी बेसिस पर डिफरेंस को एक्सप्लेन करूं, या फिर तुम लोग पढ़कर अपने आप इसको समझ सकते हो एंड देन उसके बाद रिस्पॉन्ड करोगे कि हाँ सब कुछ क्लियर होगा कि नहीं। जल्दी बताओ। सर पढ़ के समझ लेंगे। यस सर, पढ़ के समझ लें। यस सर। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये किसी प्रेशर में तुम लोग नहीं बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सर को हमें ये बोलना चाहिए ऐसा इसलिए बोल रहे हो। अगर ऐसा मानते हो कि बिल्कुल पढ़कर समझा जा सकता है तो डेफिनेटली ट्राई करना। अगर लगता है कि पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो बिल्कुल पूछ लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं मान लेता हूँ तुम लोग पढ़ोगे, और जिस चीज़ को मैंने कहा थिंक ऑन इट, ज़रूर इसको पढ़ के सोचना, क्योंकि हु नेवर नोज़ कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे करके हमारे एग्ज़ाम में आ जाए थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में, जिसमें हमें लिखना रहेगा और लिखना क्या ये समझ ही में ना आए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ों को भी पढ़कर अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो कुछ आज मैंने पढ़ा है सबको समझ में आया है ठीक से।